हेलो दोस्तों। आज हम जा रहे हैं हमारा फिस्टुला चेकअप के लिए मेडिकल हॉस्पिटल। आज का दिन खास है क्योंकि आज हम हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर डॉक्टर सचिन सोनी सर से मिलेंगे और उनसे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए हेल्पफुल है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग एक नई उम्मीद के साथ। हेलो गाइस, मैं आपका अपना शायर और आप देख रहे हैं मेरी जर्नी। आज के ब्लॉग में मैं हमारे डॉक्टर डॉक्टर सचिन सोनी सर इनके इनके पास आज हम आए हैं। हमारे कुछ क्वेश्चन है वो पूछने को, और ये ब्लॉग आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सर, हमारा पहला क्वेश्चन है किडनी फेलियर का सबसे कॉमन रीजन। किडनी फेलियर के कई कारण हैं, लेकिन आप अगर सबसे कॉमन रीजन अगर पूछते हैं तो बड़े लोगों में, एडल्ट्स में डायबिटीज है। फिलहाल सब तरफ सबसे ज्यादा जो वजह से किडनी फेल हो रहा है या डायलिसिस जिनको लग रहा है, उसमें डायबिटीज सबसे कॉमन है। उसके बाद में बीपी आता है। उसके बाद में कुछ बीमारियां रहती है जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस, जो किडनी के अंदर अंदरूनी रिएक्शंस है, ऐसा समझ लीजिए। इसके अलावा किडनी का इन्फेक्शन है, पथरी की बीमारी है, या फिर कुछ हेरिडिटरी प्रॉब्लम रहते हैं, बचपन से किडनियां कमजोर रहना, या फिर कोई अनुवांशिक है जेनेटिक बीमारी, इससे भी, ये सब चीजों से भी किडनी फेल होती है। पेन किलर का अननेसेसरी यूज, कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन का और डॉक्टर की सलाह के बगैर जब हम खुद ट्रीटमेंट लेते हैं, उससे किडनी फेलियर होता है। कुछ लोग जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, आजकल कई सारे तरीके हैं जिससे किडनी फेलियर होता है। ठीक। डायलिसिस और ट्रांसप्लांट में क्या डिफरेंस रहता है? डायलिसिस और ट्रांसप्लांट में बहुत बड़ा अंतर है। डायलिसिस जनरली हम जब बोलते हैं तो डायलिसिस से आपकी जिंदगी आगे बढ़ाने की ट्रीटमेंट है, और ट्रांसप्लांट जो है आपकी जिंदगी नॉर्मल करने की ट्रीटमेंट है। जिंदगी आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि आप डायलिसिस करके एक 3-4 दिन के लिए मोहलत ले रहे हो, दोबारा डायलिसिस करना पड़ता है। और डायलिसिस से जो बॉडी की इम्प्यूरिटीज है और एक्स्ट्रा वाटर है, ये चीजें तो निकलती है, लेकिन किडनी के यानी खून साफ करना या वाटर मैनेजमेंट के अलावा किडनी के और भी काम है, जैसे बीपी को कंट्रोल करना, विटामिन डी बनाना, खून के लिए इरिथ्रोपोइटिन रहता है उसको बनाना, ये सारे काम डायलिसिस से हासिल नहीं होते। ट्रांसप्लांट के बाद ये सब हासिल होता है। और आपके जैसे जो यंग पेशेंट है उनके लिए हम और एक बात बता दें, आप शायद अभी उस उम्र में नहीं है, कई सारे लोग जिनका शादी हुआ है, तो उन लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह किडनी बीमारी रहती है। ट्रांसप्लांट के बाद उनको फर्टिलिटी यानी जो बच्चे पैदा करने की क्षमता है, पुरुष हो या स्त्री हो, उनको ये प्राप्त होती है ट्रांसप्लांट के माध्यम से। डायलिसिस ये दे नहीं सकता। तो शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो अगर नॉर्मल अगर जिंदगी जीना है तो ट्रांसप्लांट है, और जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता तो डायलिसिस अपनी जिंदगी मेंटेन करने का जरिया है। किडनी पेशेंट की डाइट में सबसे ज्यादा जो चीज वो होती है ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी जो डाइट प्लान हर किसी के लिए सेम नहीं होता है, डिपेंड करता है कि पेशेंट का प्रॉब्लम क्या क्या है और उसका ट्रीटमेंट का क्या स्टेज है। जैसे जिनका डायलिसिस नहीं होता है, किडनी बीमारी है, जो परमानेंट किडनी डिसीज है, क्रोनिक किडनी डिसीज, इसकी 5 स्टेजेस रहती है, 1 2 3 4 5। जो शुरुआत की स्टेजेस के पेशेंट रहते हैं जैसे 1 2 4 तक, इन पेशेंट्स को हम प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन बताते हैं, यानी इन्होंने प्रोटीन ज्यादा नहीं खाना चाहिए, उनका प्रमाण कम रहना चाहिए, उनको एनिमल प्रोटीन यानी मांस मटन या अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। हालांकि जब पेशेंट जब डायलिसिस हो जाता है तो उनका प्रोटीन इंटेक बढ़ाने की जरूरत रहती है। कई बार हम क्या देखते हैं कि ये पेशेंट को जो शुरुआत में बताया गया है कि आपको प्रोटीन कम रखना है, वो उसी ख्याल में रहते हैं और कभी डायलिसिस के लिए प्रोटीन बढ़ाते नहीं है। तो डायलिसिस के दौरान, क्योंकि डायलिसिस में प्रोटीन लॉस होता है, अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो डायलिसिस के पेशेंट में कुछ स्वरूप में तो प्रोटीन लेना चाहिए, जिसमें इवन नॉनवेज फूड भी हम लेने के लिए बोलते हैं। दूसरा मसला होता है नमक से रिलेटेड।
सो इम्पोर्टेंट ज्यादा से ज्यादा जो पेशेंट रहते हैं किडनी बीमारी होती है उनमें ब्लड प्रेशर रहता है। तकरीबन 80% पेशेंट रहते हैं जिनका ब्लड प्रेशर या फिर बीपी बढ़ा हुआ रहता है, हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए या शरीर में वाटर कंडीशन कंट्रोल करने के लिए नमक पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। नमक जैसे हम सब लोगों को समझा देंगे, एक तो डायरेक्ट नमक है जो नजर आने वाला नमक, और एक जो हमको नजर नहीं आता लेकिन कई सारी चीजें ऐसी जिसमें बहुत ज्यादा नमक होता है वो हमको अवॉइड करना है। जैसे खाने में तो नमक कम लेना ही है, उसके अलावा जैसे चटनियां है, अचार, पापड़, ये सब चीजों में नमक होता है। बेकरी आइटम है, फास्ट फूड है, पैक फूड है, जो हमारा पिज्जा, नए बच्चों को जो कई सारी चीजें पसंद है जैसे चिप्स है, कुरकुरे, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा नमक होता है। तो हमें ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। कुछ मरीज ऐसे हैं 5-10% पेशेंट जिनके बॉडी में नमक कम होता है, किडनी बीमारी के पेशेंट में भी CKD-U ऐसा बोला जाता है उनको। तो उन लोगों को हम नॉर्मल नमक लेने के लिए बोलते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिनका बीपी कंट्रोल में नहीं आता है, जिनको बीपी का जरूरत पड़ता है, बीपी की कंट्रोल करने के लिए ज्यादा दवाओं की जरूरत पड़ती है, या जिनके पेट में सूजन आता है, वाटर कलेक्शन होता है, उन सब लोगों को हम नमक कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं। इसके अलावा तीसरा ये है फ्रूट जूसेस। ये पोटेशियम रहता है फ्रूट्स में, तो फ्रूट्स में फ्रूट जूसेस में पोटेशियम बहुत मात्रा में होता है। तो वो जब किडनी काम कम करती है तो बॉडी में पोटेशियम जमा होने लग जाता है, और पोटेशियम जमा होना ये बहुत रिस्की मैटर होता है। पोटेशियम अगर बढ़ गया तो हार्ट पे असर होता है और सडनली हार्ट स्टॉप होने का डर रहता है, जिसको हम सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो जो भी चीजों में पोटेशियम ज्यादा है वो हम जनरली पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। ये डायलिसिस पेशेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। तो कोई भी टाइप का फ्रूट जूस ना ले, नारियल पानी ना ले, गन्ने का जूस है या मैंगो जूस है, ये सारी चीजें किडनी बीमारी के पेशेंट्स ने अवॉइड करनी है। अब उसमें भी कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं 2-5% जिनका पोटेशियम कम रहता है, या उनका प्रॉब्लम ही रहता है कि उनका पोटेशियम कम है, तो उनको हम अलाउ करते हैं। बट इन जनरल पोटेशियम से जो चीजें है, चॉकलेट्स है, तुम्हारे सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ये सब चीजों में ज्यादा पोटेशियम होता है, तो ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। किडनी पेशेंट को मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए क्या करना चाहिए? मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए खुद स्ट्रांग रहना जरूरी है, अच्छा फैमिली सपोर्ट जरूरी है। कई लोगों का ये मसला होता है कि वो जो बीमारी आ जाती है तो वो सोचते हैं कि अब इसमें से कोई रास्ता नहीं है और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अभी साइंस आगे बढ़ रहा है, डायलिसिस सब तरफ फैसिलिटी अवेलेबल है। कई सारे पेशेंट तो इनिशियल स्टेजेस में होते हैं, तो वो उन्होंने उस समय अगर सही ट्रीटमेंट किया तो वही कंट्रोल हो सकते हैं, या बीमारी बढ़ने की रफ्तार कम हो सकती है। कई सारी किडनी बीमारी है जिसको एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं, जो टेम्पररी रहती है। सही समय पे सही तरीके से इलाज किया तो पूरी तरह रिकवर होती है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको डायलिसिस तक उनका डायलिसिस भी बंद होता है, हर किसी का होता है ऐसा नहीं, लेकिन अगर एक्यूट है वो डायलिसिस भी बंद होता है। तो बीमारी के बारे में शास्त्र के हिसाब से जाए, कई सारे पेशेंट हम देखते हैं कि जैसे ही उनको बीमारी पता चलती है, हम उनको डायलिसिस का बताते हैं, तो उनको यही नहीं रहता है कि अरे डायलिसिस किया तो बार बार करना पड़ेगा। तो वो ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट छोड़ के नॉन सही ट्रीटमेंट लेते हैं, कहीं बाबा के पास जाते हैं, कहीं फाड़ा लेते हैं, कहीं बाथटब में जाते हैं। ये सब चीजों के वो सब लोगों का नुकसान होता है। सही तरीके से साइंस के हिसाब से अगर ट्रीटमेंट ले तो रास्ता निकलता है। डायलिसिस पे भी कई लोग अच्छे रहते हैं, और ट्रांसप्लांट से तो जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि तकरीबन नॉर्मल जिंदगी होने का मौका रहता है। अब ट्रांसप्लांट भी 100% सफल होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन सफल होने का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। जैसे हमारे हॉस्पिटल में इनिशियल सक्सेस अगर पकड़े तो 95% पेशेंट का ट्रांसप्लांट अच्छा ही होता है। 1 साल होने का भी अगर पीरियड पकड़े तो ऑलमोस्ट 90% पेशेंट अच्छे रहते हैं, अच्छे तंदुरुस्त कंडीशन में रहते हैं, रिपोर्ट अच्छे आते हैं उनके, अपना काम कर सकते हैं। इवन डायलिसिस में भी पेशेंट अच्छे रहेंगे। हमारे यूनिट में भी अभी ऐसे कई सारे डायलिसिस में पेशेंट है जो अपना जॉब कर रहे हैं, खुद काम करते हैं, खुद गाड़ी चला के हॉस्पिटल आते हैं, डायलिसिस करवाते हैं, घर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी है जो फर्स्ट जाके आ चुके हैं,
जिनका डायलिसिस चल रहा है, हज की यात्रा करके आ गया है, तो अगर एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रहा, सकारात्मक दृष्टिकोण जिसे हम बोलते हैं, वो अगर रहा तो कोई भी बीमारी को झेलने की ताकत मिलती है। सही तरीके से अगर सही समय पे इलाज ले तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। शुक्रिया सर, आपने आपके इतने कीमती वक्त में से हमें कुछ वक्त दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, हम अभी घर पर आ चुके हैं और हमारा फिस्टुला चेकअप सक्सेसफुल रहा और डॉक्टर सचिन सोनी सर ने हमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझाई। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के अपना ख्याल रखिए।